जो सपना देख रहे थे 3-4 सालों से डॉक्टर बनने का, जो आप अपने माँ बाप को देखते समय महसूस करते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होकर इनका नाम रोशन करना है। 99% बच्चों का तो 11th खराब ही रहता है। अच्छा, तो सबके बारे में बात करने वाले। हम स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते ये फील ही नहीं कर पाए कि हम 10th से 11th में आया, हमें लगा कि बाप रे हम कहाँ फंस गए। उसके बाद टीचर पे 100% ट्रस्ट करें। टीचर अगर बोले कि दिन में बैठ के पढ़ना है टॉर्च जला के, तो टॉर्च जला के पढ़ो, क्वेश्चन मत पूछना। तो ऐसा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इतनी मेहनत करा दूंगा। इस सिलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो उसका रीजन फिजिक्स नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं जितने भी बच्चे 11th क्लास में इस साल पढ़ रहे थे और 12th में जाने वाले हैं, नहीं सॉरी, जिन बच्चों का इस बार 11th खराब हो गया है। अरे नहीं, जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें से सभी का खराब होता है। 99% बच्चों का तो 11th खराब ही रहता है। अच्छा, तो सबके बारे में बात करने वाले। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था गाइस, सॉरी। तो हम उन सभी बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 11th क्लास से इस बार 12th क्लास में जाने वाले हैं। मेजॉरिटी बच्चों को लगता है कि उनका 11th खराब हो गया है, तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं 11th किस रीजन से आपका खराब हो गया और कितना लगता है खराब हुआ। एक कमेंट करिए, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे और आपको रियलाइज कराएंगे कि एक्चुअल में आपका 11th खराब नहीं हुआ है। एक्चुअल में आप जितना सोचते हैं उतना खराब नहीं हुआ है। और 12th की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए ताकि आप जो सपना देख रहे थे 3-4 सालों से डॉक्टर बनने का, जो आप अपने माँ बाप को देखते समय महसूस करते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होकर इनका नाम रोशन करना है, वो कर्ज जो आपके ऊपर है आपके माँ बाप का, जिसको आप उतारना चाहते हैं, कैसे मिलेगी सक्सेस। आप उन गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है 11th खराब होने का क्या रीजन है आपके, है ना? चलिए आप बताइए। सबसे पहला रीजन, नो बैच ज्वाइन और लेट बैच ज्वाइन। हमने सर 11th क्लास में बैच ही नहीं किया। सर सपना 7th 8th से क्या, हम तो 11th जब कर चुके थे या एंड पे आ गए थे तब हमें पता चला कि जेई नीट क्या होता है। या सर जेई नीट का नाम तो सुना था लेकिन हमें पता ही नहीं था कि उसकी तैयारी कैसे की जाती है, कहां से पढ़ना चाहिए, उसका सिलेबस कितना है, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, पेपर कितने घंटे का होता है, पेपर में कितने बच्चे बैठते हैं, पेपर में पैटर्न क्या होता है, पेपर में कितने सवाल आते हैं, ये सब कुछ नहीं पता था। क्या रीजन है? या बैकलॉग हो गया। सर बैच वेच तो ज्वाइन कर लिया था लेकिन बैकलॉग हो गया। स्टार्टिंग में तो खूब ही ज्यादा जोश और जुनून से थे कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, एकदम ओवर प्रॉमिस कर लिया था लेकिन वो कर नहीं पाया। सर कामचोरी और डिसिप्लिन इशू हो गया, दूसरा रीजन। या सर कुछ दिन बाद पढ़ते गए लेकिन हेल्थ इशू होने की वजह से, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कई बार किसी के साथ भी हो जाता है, हेल्थ इशू हो गया, उसके बाद हम पढ़ाई कर नहीं पाए, 3-4 महीने का बैकलॉग हो गया। या कोचिंग का इशू था, सर हमने पढ़ना शुरू किया लेकिन मास्टर ने क्या पढ़ाया हमें कुछ समय के बाद समझ ही नहीं आया, हमारे डाउट क्लियर नहीं हुए, हमारा रिवीजन नहीं हुआ, या रिवीजन नहीं हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ 5 नंबर। या फ्रेंडशिप ऐसा था कि कोचिंग में गए, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रहा था, स्टार्टिंग में सब कुछ सुंदर और जोरदार था, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जिनके कारण हमारी पूरा ध्यान ही हट गया और तैयारी समझो कि गुरगोबर हो गया। या सडन लार्ज चेंज इन सिलेबस, सिलेबस इतना ज्यादा चेंज हुआ, इतना ज्यादा हाई अमाउंट में सिलेबस चेंज हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए। हम स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते ये फील ही नहीं कर पाए कि हम 10th से 11th में आया, हमें लगा कि बाप रे हम कहां फंस गए। तो वो गैप हमें नहीं समझ में आया और हम पीछे होते चले गए। कमेंट करके बताएंगे रीजन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आपको क्या लग रहा है, जल्दी बताइए। आपको क्या लग रहा है, आपके पीछे कौन सा रीजन है, जल्दी बताइए। जब तक आप अपनी गलतियों को एहसास नहीं करेंगे ना, और मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कई बच्चों का मल्टीपल रीजन हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है। कामचोरी क्यों आई? क्योंकि दोस्ती ऐसा हो गया, है ना? मल्टीपल रीजन भी हो सकते हैं। पहले रियलाइज करिए, क्या आपने रियलाइज किया? चलिए मैं आपको बताता हूं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मेजॉरिटी बच्चों को लगता है कि उसका 11th 50% खराब हो गया तो नीट की तैयारी 50% खराब हो गई, अब हम आगे ड्रॉप लेके ही तैयारी करेंगे। नहीं, ये दिमाग से आप निकाल दो सबसे पहले, क्योंकि जितना आसान लगता है ना ड्रॉप लेके पढ़ाई करना, वो उतना ही पेनफुल है। आपको लगता है स्कूल नहीं जाना होगा, बोर्ड की तैयारी नहीं करनी होगी, दिन भर घर में बैठ के हम पढ़ लेंगे, नहीं। वो प्रेशर, घर वालों का ताना, भाई कंपटीशन का प्रेशर,
एक साल पीछे छूट जाने का प्रेशर, दोस्तों के आगे निकल जाने का प्रेशर, दिमाग काम नहीं करता है। एक चीज जो आपने फ्रेशर एज अ फ्रेशर पढ़ा है ना, एकदम स्टार्टिंग से एकदम क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ा, एक्साइटमेंट के साथ पढ़ा, और एक तब जब आप पहले से पढ़ चुके हो, आपको लग रहा है कि आप पीछे छूट चुके हो, और तब पढ़ने की इंटेंसिटी में बहुत फर्क हो जाता है। घर वालों का ताना, दोस्तों के आगे निकल जाने और आपके पीछे छूट जाने का गम बहुत पेनफुल होता है ड्रॉपर। वो लगता है 1% बच्चे भी ये सोच के बैठे थे कि ऐसा ड्रॉपर हम तैयारी कर लेंगे, अभी जो हुआ वो हुआ, 12th में से बोर्ड की तैयारी करते हैं, उसके बाद हम ड्रॉप करके आगे तैयारी करेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। बहुत पेनफुल होता है ड्रॉपर का प्रिपरेशन। कोई भी बच्चा अगर ड्रॉपर है तो बता दे, बहुत पेनफुल होता है। तो आपको एज अ स्कूल की तरह ही पढ़ाई करनी है, ड्रॉपर नहीं बनना है, और अपियरिंग में ही आपको नीट क्वालिफाई किसी भी कीमत पे करना है। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि अब अपनी गलतियों को सुधार के इसी साल अपने जीवन की सबसे ज्यादा मेहनत करके हमें डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा करना है? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात, नीट एग्जाम में 11th का वेटेज सिर्फ 40 to 45% होता है, 50% होता ही नहीं। सबसे पहले गुड न्यूज ये, और आपको लगता है कि बोर्ड में अच्छा प्रिपरेशन करना है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने, तो बोर्ड में तो 12th आना है, बोर्ड के मार्क्स में तो सिर्फ 12th ही काउंट होता है, 11th होता ही नहीं है। तो ये गुड न्यूज है आपके लिए, सबसे पहली बात। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं, 11th का वेटेज सिर्फ 40 to 45% है, 45% से ज्यादा कभी नहीं होता। और 12th का वेटेज 55% to 60% होता है ना, 55 से 60% तक 12th का वेटेज होता है। तो अगर आप 12th अच्छे से कर लोगे तो नीट की 55% तैयारी आपकी हो जाएगी, 55 से 60%। आपका जो खराब हुआ है वो 40 से 45% ही हुआ है। क्या ये गुड न्यूज है? थोड़ा सा 2-4% रिलैक्स हुए कि नहीं हुए, बताओ, थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं? सब बात तो ठीक है। उसके बाद जब आप 11 से 12th में जाएंगे, तो मैं बात करूं फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या बायो की, जूलॉजी की बायो तो 11 से भी कम है, और फिजिक्स का लेवल मैं आपको बताऊं जैसा 11th में ना, उससे थोड़ा इजी है, रोटेशन जैसा, यहां पे कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, जिसमें 7 चैप्टर होते हैं, जिसमें चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये पढ़ना होता है। 6 से 7 चैप्टर होते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना होता है ऑप्टिक्स, इसमें 30% तो वही है जो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 20-30% वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। और मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ये पार्ट है। देखो, आप ना जब 10th से 11th में गए थे, उस समय जो आपका पढ़ाई करने का टेम्परामेंट था, प्रेशर झेलने की जो कैपेसिटी थी, पढ़ाई करने की जो इंटेंसिटी थी, वो कहीं ना कहीं 10th क्लास वाली थी, है ना। 10th क्लास में क्या होता है, एक ही बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है। जैसे ही आप 11th में गए, अचानक से सिलेबस फिजिक्स के 4 मॉड्यूल, केमिस्ट्री के 4 मॉड्यूल और बायोलॉजी के 4 मॉड्यूल, मतलब 12 किताब हो गए। पहले एक किताब में 3 था, अब 12 किताब हो गए। मतलब 1 से 12 किताब होना मतलब 12 गुना सिलेबस बढ़ना, लगभग लगभग 1000% सिलेबस इंक्रीज हो जाता है, लगभग। और आपका एटीट्यूड वही 10th वाला रहता है, बच्चों वाला रहता है। तो 11th क्लास में 99% बच्चों के साथ सिर्फ 2 ही चीज होता है। जब क्लास चल रही होती तो ये सोचता है क्या चल रहा है, ये मास्टर कहना क्या चाहता है, पढ़ा क्या रहा है। और जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो उसको ये महसूस होता है कि जो भी चल रहा था सर वो खत्म हो गया, खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें लग रहा होगा कि आप घर में बैठे हो, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये कोई तुम पीछे छूट गए, नहीं, ये सबके साथ ऐसा होता है, मेजोरिटी के साथ ऐसा होता है। क्योंकि 10th का सिलेबस और 11th के सिलेबस में बहुत बड़ा गैप है। ये एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है, सीरियसली बता रहा हूं। इतना चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा 10th मुश्किल करो ना, थोड़ा 9th और टफ करो, थोड़ा 10th टफ करो। 10th में तो ऐसा रखते हो कि भाई 6 क्लास में पूरी फिजिक्स पढ़ी जा सकती है आराम से, 6 क्लास में पूरी बायोलॉजी और 6 क्लास में पूरी केमिस्ट्री आराम से पढ़ी जा सकती है, एकदम आराम से। और फिजिक्स में तो 18 क्लास तो रोटेशन मोशन ले लेता है, 15 क्लास में तो सिर्फ बेसिक मैथ पढ़ते हैं, 10 क्लास में तो वेक्टर होता है। कितने लोग ये रियलाइज कर रहे हैं? 10th की जर्नी और 11th की जर्नी में बहुत सडन गैप था। लेकिन 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 यहां पे सोचिए,
मैं कह रहा हूं कि 11 से 5% ईजी होता है, 12th टफ नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आप जब 10th से 11th में गए थे, वो आपकी मेंटल कंडीशन, वो आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, मेहनत करने की क्षमता, सिलेबस झेलने की क्षमता जो थी, उससे 1 साल बाद आज वो तो 10-20% बढ़ गई। हाँ सर जी, वो तो 10-20% बढ़ गई। अरे सर, मतलब आप कह रहे हो कि इसका वेटेज भी 55 to 60% है, इजी भी है, और हमारी कैपेसिटी भी बढ़ गई पढ़ाई करने की। यस, दिस इज गुड न्यूज। आपकी कैपेसिटी भी बढ़ गई पढ़ाई करने की, ये तो अच्छी बात है सर। अब लग रहा है ये थोड़ा ठीक ठीक है। अब आते हैं वापस, आपको ऐसा लगता है कि जो ये 45% वेटेज मैक्सिमम ही मान लेते हैं, मैक्सिमम ही मान लेते हैं नीट का 45% वेटेज, इसमें आपको लगता है कि आपकी पूरी 11th खराब है? पूरी खराब नहीं। इसमें आपने बेसिक मैथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर, बेसिक मैथ पढ़ा, यही तो पूरा बेस होता है पूरे फिजिक्स का। और वेक्टर, 1D, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, और NLM। सर यहां तक आते आते हम छोड़ दिए थे सर जी। वर्क एनर्जी पावर, सर ये तो थोड़ा ही समझ पाए थे। रोटेशन, सर हिम्मत हार गए थे। ग्रेविटेशन, सर ये तो थोड़ा इजी था, लेकिन उसके बाद तो बैकलॉग इतना हो गया कि पढ़े ही नहीं। सॉलिड, फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, KTZ, SHM, वेव। अब यहां पे आपने वेक्टर, 1D, NLM ये चीजें तो पढ़ी होगी थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, बाकी की चीजें छूट गई है, या बाकी की चीजें थोड़ी आती होगी, कुछ चीजें छूट गई है। सर पूरा पढ़ा है, रिवीजन नहीं हुआ है। सर 6 ही चैप्टर पढ़ा है। तो मोटा मोटा मैं मानूं कि इसमें आपका 50-60% खराब हुआ। मैं आधा खराब मान लेता हूं, रिवीजन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जानते तो हो कि क्लासेस तो करी है ना, थोड़ी चीजें याद तो है ना, थोड़ी ही सही, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ, बेसिक बेसिक बातें तो पता है। क्या मैं वर्क एनर्जी पावर में पूछूं तो वर्क डन का फॉर्मूला F.S होता है, ये तो सीख पाए कि नहीं सीख पाए? चेंज वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। कुछ पोटेंशियल एनर्जी सर होता है, पढ़ा था, F इज इक्वल टू माइनस DU/dr। सर पावर होता है टोटल वर्क डन डिवाइडेड टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर होता है सर F.V। और सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो हर चैप्टर में मैं थोड़ा थोड़ा मानू तो 30 से 40% तो आपने पढ़ा है। हाँ, इसका 45% का 30-40% कितना होता है सर? 45% का 30-40% अगर हटा दे तो सर हमारा सिलेबस मोटा मोटा 20-30% ही तो खराब हुआ है, अगर हुआ भी है तो। यस, 20-30% खराब हुआ है। और अभी से अगर आप चाहे तो जितना आपने मेहनत 11th में किया है उससे 20-30% मेहनत बस ज्यादा कर दे, फोकस और स्ट्रीमलाइन रह के, अभी भी आपके पास 13 महीने हैं, आपका बोर्ड में मैक्सिमम परसेंटेज भी आ जाएगा और नीट में अच्छे रैंक भी आ जाएंगे। और ऐसे बच्चों के हैं, ऐसे रिजल्ट मशीन नहीं कहा जाता। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पिछले 12-13 सालों में लाखों बच्चों को सच में सेलेक्ट करा दिया, लाखों बच्चों को। फिजिक्स वाला जब से शुरू हुआ था तब से पहला बैच अलग सर ने पढ़ाया था, उसके बाद क्रैश कोर्स, 11th 12th लक्ष्य 4 साल पढ़ा दिया। ऐसा नहीं कि कोई नया मास्टर आपके सामने आके खड़ा हो रहा है, बहुत सच में लाखों बच्चों का सिलेक्शन कराया है पिछले 5 साल में, ऑनलाइन से ही। ऑफलाइन में तो कम ही करा पाते थे क्योंकि कम बच्चे होते थे। और इस साल 2025 में 12-13 बच्चे सिर्फ फिजिक्स वाला के, सिर्फ इस लक्ष्य बैच से और यकीन 2.0 से, यकीन 2 से कमी थे, लक्ष्य से ज्यादा थे, एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं। 12 से 15 बच्चे, 12 से 15 बच्चे एम्स दिल्ली में पढ़ रहे। दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, चाहे मौलाना आजाद हो, UCMS हो, एम्स दिल्ली हो, इनमें कम से कम 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ 2025 के सिलेक्टेड बच्चे, 24 के अलग है, 23 के अलग है, 22 के अलग है। सर 2024 का सिलेक्टेड बच्चे, 23 के अलग है, 22 के अलग है, 21 के अलग है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे करते हैं, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं। अब आपके सामने आपको यह पता चल गया कि आपका 20-30% खराब हुआ है, आपको रीजन भी पता चल गया है, आपको यह भी पता है कि हम जोश में तो बहुत थे, हमने शुरू किया लेकिन हमने खराब कर लिया। अब आपके सामने एक सवाल है कि अब क्या करना है, आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे कराने से कुछ नहीं होता है। 11 जब शुरू हुआ था तब भी तो आप बहुत जोश और जुनून में थे, ये फोड़ देंगे वो फोड़ देंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद आप छूट तो गए पीछे, कहां कुछ कर पाए। तो अब आप यहां पे बैठ के सोचिए, डिसाइड करिए कि आगे करना क्या है, आपके पास क्या और ऑप्शंस है, और ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। आपका इंटरेस्ट किसमें, ये एक्सप्लोर करिए।
जब तक आप ये एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, तो आप यकीन मानिए बहुत मेहनत करके भी आपकी एफिशिएंसी इतनी नहीं निकलेगी, आपके लिए सिलेक्शन लेना टफ हो जाएगा। जब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक आप कलम नहीं घसेंगे घर पे बैठ के ना, तब तक सिलेक्शन भूल जाइए। बहुत मेहनत लगती है बेटा, बहुत डेडिकेशन, बहुत डिसिप्लिन लगती है, और बच्चों ने किया है, आप भी कर सकते हैं, और आपके जैसे बच्चों ने किया है। लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, हंसते खेलते कूदते हुए, पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें एकदम तपस्या मोड में चला जाना है, तुम्हें त्याग करना है, तुम्हें तपस्या करनी है हिमालय पे जाके, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करो। रीजन, तुम्हें साले डॉक्टर क्यों बनना है, सबसे पहले तो ये बताओ। तुम्हें डॉक्टर, बहुत सारे लोगों को नहीं बनना होगा कि नहीं सर हमें तो बोर्ड ही करना है, बस हमें बोर्ड करा दो, छोड़ दो, उसका जवाब भी दूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो भाई क्यों बनना है डॉक्टर? जब तक आपका रीजन स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। लिख के ले लीजिए, आपने नहीं किया था पिछले साल और आगे भी आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपका ये रीजन स्ट्रांग नहीं होगा। तब तक अगर आपका रीजन स्ट्रांग है कि मुझे क्यों करना है, तो जब बार बार आप अपने मार्ग से भटकेंगे, जब आप कामचोरी करेंगे, जब आप पढ़ाई से भागेंगे, जब आप दोस्तों से डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे दोस्तों के साथ, तब आपको एहसास दिलेगा कि नहीं 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 नहीं, मेरा रीजन बहुत स्ट्रांग है, मुझे वापस आना है। तो एक बार डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं तो पैदा करिए, रीजन की वजह से करिए, जिस भी रीजन से करना आप करिए, अदरवाइज मत लेना। एक छोटी सी कहानी है, सब लोगों ने सुना होगा। क्या होता है कि एक इंसान मरुस्थल में, वो डिजर्ट एरिया में भटक जाता है, उसको पानी नहीं मिल रहा होता, 2-3 दिन तक उसको पानी प्यास इतना प्यास लग जाता है, इतना प्यास लगता है, पानी नहीं पीता है। उसको अचानक से ध्यान आता है कि अरे यार मुझे वॉशरूम लगा हुआ है। वॉशरूम करता है तो वो एक बोतल में कर लेता है, और वो यूरिन को देखता है, उसको प्यास इतनी तेज लगी तो उसी को पी जाता है। अगर मैं आपको नॉर्मल कंडीशन में यूरिन पीने के लिए तो आप पियोगे नहीं, लेकिन आप भी उस आदमी की जगह पे होते तो वो पी जाते। क्यों पी जाते? सर भूख, कि भूख कितनी बड़ी है ना, ये मैटर करता है कि आप क्या कर जाओगे, क्या कर गुजर जाओगे ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है। आपकी जरूरत कितनी ज्यादा है। कई लोगों को नहीं है जरूरत, पिताजी का है ना, गल्ले पे बैठेंगे, हलवाई की दुकान है, मिठाई की बैठेंगे गद्दी पे, बड़े कपड़े की दुकान है, बड़ी फैक्ट्री है, हॉस्पिटल है, 50 चीजें हैं। सर हमारे है तो क्या हम नहीं पढ़े? पढ़ो, लेकिन रीजन स्ट्रांग बनाओ। तुम्हें क्यों बनना है? तुम्हें खुद के लिए बनना है, फैमिली वाले के लिए बनना है, क्यों बनना है, उसका रीजन स्ट्रांग बनाओ। जब तक रीजन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक करना सच में बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एकदम कुत्ते की तरह पढ़ाई करते हैं यार, दिन भर बाल बड़े हो रहे हैं, 10 दिन नहाया हुआ हो गया, कहीं होली दिवाली में नहीं जा रहे हैं, दोस्तों का बर्थडे सेक्रीफाइस कर दिए, फैमिली पार्टी में नहीं जा रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसे लोग पढ़ने वाले होते हैं। कहां टिकोगे उसके सामने अगर कमजोरों की तरह बिहेव करोगे तो? तुम 4 घंटे पढ़ोगे, उसमें 40 बार उठ के बाहर घूमोगे, 50 बार तुम फोन चेक करोगे, 10 बार तुमको प्यास लगेगा, नहीं कर पाओगे। ये जब प्यास तुम्हारी फिजिक्स के न्यूमेरिकल से जिस दिन बुझेगी ना, जिस दिन तुम्हारा भूख बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा ना, जिस दिन तुम्हारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री के सवाल में आ जाएगा ना, उस दिन समझ लो सही रास्ते पे चल रहे हो, सेलेक्ट हो जाओगे, उस दिन सेलेक्ट हो जाओगे। चलिए, तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्यों करना है, किस लिए करना है, और मुझे किस रास्ते पर जाना है, अगर आपने डिसाइड कर लिया तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो अर्ली बैच होता है वो ज्वाइन करिए, इसका बहुत बेनिफिट होगा। पहले तैयारी शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम मिलेगा। उसके बाद टीचर फाइंड आउट करिए, किस टीचर से आपको पढ़ना है। टीचर कैसे सेलेक्ट करते हैं? टीचर ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो आपको सही डायरेक्शन में सही चीजें बताए, सही तरीके से गाइड करे, जिसने हजारों सिलेक्शन दिया हो। सेलेक्ट होने वाले बच्चे जिसका नाम लेते हैं, आप अपने सराउंडिंग्स में 10 बच्चे ऐसे पकड़िए जो मेडिकल कॉलेज में गए हैं, उनसे पूछिए मैं किससे पढ़ना चाहिए। यह तरीका होता है कहां पढ़ना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पहले कर लो, पूछ लो। जो सेलेक्ट हुए बच्चे हैं उनसे पूछो कि भैया आप कहां पढ़े थे, कितना पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, पूछो। और उनसे कभी मत पूछो जो यूट्यूबर्स हैं, भैया दीदी यूट्यूब पे गाइड करेंगे, उनसे मत पूछो, क्योंकि वो कुछ भी बताएंगे अपने व्यूज के लिए बताएंगे। लेकिन जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है, आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में गया होगा, उनसे पूछो। कितने लोगों ने पूछा है, कमेंट करके बताएंगे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। पूछो, रिसर्च करो भाई। अभी बैठ के भी तुम्हारे पास 5 दिन है, अभी रिसर्च करो, तुम 2 दिन में पूरी रिसर्च करो। और यूट्यूब पर रिसर्च मत करो, गूगल पर रिसर्च मत करो, तुम उनसे रिसर्च करो जो आसपास में, तुम्हारे रिलेटिव में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे दोस्तों में, या तुम्हारे दोस्त के किसी भैया ने सिलेक्शन लिया, तुमसे पूछिए प्लीज। कोई ऐसा आदमी तुम्हारे कांटेक्ट में ये भी नहीं है तो ऐसे सर्च करो जो रिजल्ट सेलिब्रेशन में तो आपको कहीं दिखा, हमारे साथ कनेक्टेड है, वो मेडिकल कॉलेज में है या कहीं भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है,
लेकिन यूट्यूब चैनल उसका नहीं है, उससे पूछो प्लीज, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। यूट्यूबर से मत पूछना, ठीक है, उनसे पूछो, वो गलत गाइड करेंगे, उनको व्यूज से मतलब होता है बस। आप उनसे पूछिए जो यूट्यूब पर नहीं है, सेलेक्ट करोगे गए, ठीक है। उसके बाद डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद टीचर पे 100% ट्रस्ट करिए। टीचर अगर बोले कि दिन में बैठ के पढ़ना है टॉर्च जला के, तो टॉर्च जला के पढ़ो, क्वेश्चन मत पूछना, फिर भरोसा करो बेटा। ये तपस्या लगेगी 1 साल, मतलब ये जीवन में 1 साल आप बाहर निकाल के रख दो और जीवन को नरक बना दो एकदम। छोड़ दो अपने सारे दोस्ती यारी, छोड़ दो वो सारे फेस्टिवल। तुम बोलोगे ना, जब तुम बैच में पढ़ने आओगे ना, बच्चे बोल के जाते हैं मुझे कि सर ये क्या तरीका है, अपन जीवन नरक बना दिया आपने। बना दूंगा, अगर इसके लिए तैयार हो तभी पढ़ना, मेरे से तो स्पेशली। सर हमारे जीवन में पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है क्या? नहीं होगा, 1 साल तक नहीं होगा, तुम नहीं टिक पाओगे मेरे साथ। बच्चे कहते हैं वैसे तो वो अदरवाइज मत लेना, सब्जी में नमक औकात अनुसार, सॉरी, सब्जी में नमक स्वाद अनुसार और एमआर की क्लास औकात अनुसार। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एवरेज हो तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं, डाउट ही बता दूंगा, क्वेश्चन बहुत सारे करा दूंगा, कंसेप्ट को बार बार बोल के समझाऊंगा, खूब सारे सवाल करा दूंगा। लेकिन अगर तुम आग लगाने के लिए नहीं बैठे हो ना, तो नहीं टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे। तुम डिसाइड कर लो कि तुम क्लास में खुश होने आए हो, क्लास में हंसी मजाक करने आए हो, क्लास में फन के लिए आए हो, कि क्लास में सिलेक्शन के लिए आए हो। मजा तो बहुत आएगा क्लास में तुमको, लेकिन क्लास में सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे गाली देके जाओ। तो ऐसा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इतनी मेहनत करा दूंगा, इस सिलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो उसका रीजन फिजिक्स नहीं होगा, और सिलेक्शन का पता नहीं लेकिन जीवन में तुम सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। संघर्ष ही तो है जीवन भाई, मेहनत करते रहना पड़ेगा। फन नहीं है जीवन, संघर्ष जीवन है। अपने पिताजी को देखो, अपने आस पड़ोस में लोगों को देखो, कितना मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, फैमिली के लिए। संघर्ष ही जीवन है भाई। और अपने माता पिता को देख के ये रियलाइज करो कि जितना संघर्ष और जितना सेक्रीफाइस उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, तुम उनको रिटर्न में वो जो डिजर्व करते हैं वो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर नहीं दे रहे हो तो यहां पे सॉरी लिख के जाओ कि सॉरी सर, गलती हो गया, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। तो यही बोल रहा था, कीप योर सेल्फ आइसोलेशन, दोस्ती यारी छोड़ दो, जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्हीं के साथ दोस्ती रखो। जस्ट आफ्टर क्लास राइट ऑन अ रफ पेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, कि क्लास के बाद जो आपने पढ़ा, जितना आपको याद है पहले दिन से, उसको रफ पेज पे ब्लैंक पेज लेके लिखा करो। ये बहुत जरूरी है। खुद का नोट्स बनाओ, दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे का नोट्स दिखने में अच्छा लगता है, काम नहीं आता है, ठीक है। तो खुद नोट्स बनाओ। आपको मैं शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करा भी दूंगा, फिजिक्स मेड इजी के फ्री में पीडीएफ में आपको दे दूंगा, उससे रेफरेंस ले लेना, लेकिन बनाना शॉर्ट नोट्स खुद ही, ठीक है। रिवीजन बिफोर नेक्स्ट क्लास, जब भी नेक्स्ट क्लास में जाओ उससे पहले प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा देख के जाओ, क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या होमवर्क दिया था, वो करके जाओ। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखो, जो टीचर पढ़ा रहे हो उसके नोट्स करो, बस सफिशिएंट। मैं तो कहता हूं कि मैं जितना करा दूंगा वो पूरा तुम कर लोगे ना, सवाल 100% क्लास नोट्स में आता है। डीपीपी टेस्ट और क्वेश्चन और मॉड्यूल में नहीं छूता, मैं जितना करा दूंगा, क्लास में जितना लिख दूंगा ना, 100% क्वेश्चन नीट में वहीं से। लेकिन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए डीपीपी करना जरूरी होता है, कि तुम कर पाओ, इसके लिए डीपीपी करना जरूरी होता है। कई बार बच्चे क्या होता है, कोई लेक्चर छोड़ दिया, फिर अगला लेक्चर में सीधा स्किप कर दिया, प्रीवियस लेक्चर को छोड़ के। फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल मत करना। कोई चैप्टर एक छूट गया, दूसरे चैप्टर पे स्किप कर दिया क्योंकि लाइव लेक्चर लेना है, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी बेवकूफ नहीं, सारी चीजें सीक्वेंस में बनाए। आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं, सीधा तीसरा नहीं पढ़ सकते, आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जहां पे स्किप कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा, लेकिन नॉर्मली कोशिश नहीं करिएगा स्किप करने का। क्लियर है? देखिए, जब आप 10th क्लास में होते हैं तो यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है, एकदम बच्चे होते हैं। आपको 11th में आते ही स्टार्टिंग में एकदम जोश हाई होता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता ही नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास टफ है, सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, तो यहां पे एक आता है डिमोटिवेशन, एक सेटल डाउन होता है। लेकिन 12th क्लास के स्टार्टिंग से अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें अभी 15-20 दिन, और उसके बाद आप 12th की तैयारी करें, तो आप सीधा मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे, नीट क्वालिफाई हो जाएगा। वो चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समझिए कि अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, अपने रिसर्च के बाद, मैं सीधा नहीं बोलूंगा ज्वाइन करो तुरंत, अपने रिसर्च के बाद, है ना, अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बैच में घुसने से पहले क्या करना होगा समझिए। 15 दिन है अभी मार्च का, उससे पहले आपको ये 5 चीजें करना है। बेसिक मैथ बहुत आसान है, आप बेसिक मैथ उम्मीद में कराए वहां से कर सकते हैं, या अपने क्लासेस में जो पढ़ा है वहां से बेसिक मैथ रिवाइज कर सकते हैं। वेक्टर
लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं, जितना बेसिक चीजें कर पाओ उतना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है कि जेई मेन के सवाल लगा रहे हैं। बेसिक लॉज ऑफ मोशन, एकदम बेसिक बोल रहा हूं मैं। वर्क एनर्जी, बेसिक थ्योरी। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में 3 दिन में नहीं कर सकते हैं चैप्टर। आप 2-3 दिन में ये, 3 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 दिन में 1 2 3 4 5 6 18 डेज लगेंगे आपको। 18 डेज लगेंगे आपको। ग्रेविटेशन एकदम बेसिक, 1 2 3 4 5 ही है, सॉरी 5 ही है। 15 डेज लगेंगे आपको। 15 डेज, हर चीज को 3 दिन है। 3 दिन में बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में आपको क्या पढ़ना है? कुछ खास नहीं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जीपी सीरीज और ग्राफ, ट्रिगोनोमेट्री, इतना करना आपको। ट्रिगोनोमेट्री, ये सारी चीजें करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक कैलकुलेशन। वेक्टर में आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट लेना, मैग्नीट्यूड लेना। लॉज ऑफ मोशन में फोर्स कैसे कैसे लगता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ये पढ़ना है। वर्क एनर्जी में वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है। ग्रेविटेशन करना, बीच की चीजें छोड़ देनी है। सेंटर ऑफ मास कोलिजन छोड़ देना है, रोटेशन छोड़ देना, सीधा ग्रेविटेशन करना है। अगर तुमने ये कर लिया तो बेटा वैसे ही तुम्हें 12th क्लास का 30% 40% चीजें यही है, ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा। इस पे पीएचडी कर लो आराम से। पीएचडी मतलब सारी थ्योरी बेसिक चीजें पढ़ लो। उसके बाद 12th क्लास स्टार्ट होगा। जब 12th क्लास स्टार्ट होगा आपका अप्रैल से, है ना, अप्रैल में भी थोड़ी डेट आगे पीछे होगी, तो आपके पास 15-20 दिन अभी है, ये कर लीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 10-15 दिसंबर तक जाए, लेकिन नवंबर एंड तक या दिसंबर 5-10 तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने में। 8 महीने में कंप्लीट 12th आपका सिलेबस हो जाएगा। जब 12th सिलेबस चल रहा हो, चैप्टर रनिंग में हो, तो ध्यान रखिएगा हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। नीट के पीवाईक्यू, बोर्ड के पीवाईक्यू, जेई मेन के पीवाईक्यू। 100% जेई मेन के रिलेवेंट पीवाईक्यू आपको क्लास में ही करा देंगे। जेई मेन पीवाईक्यू, बोर्ड पीवाईक्यू चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बोर्ड के पीवाईक्यू आपको कराते चलेंगे प्रॉपर। एक एक्स्ट्रा क्लास लेके बोर्ड के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो आते हैं कराते रहेंगे। नोट्स और डीपीपी आप रेगुलर करते चलिएगा। रेगुलर रिवीजन 3-3 दिन के इंटरवल में आप करते रहिएगा। बेसिक थ्योरी का जो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे उसका, ठीक है। दिसंबर जनवरी मिड तक आप 11th का रिवीजन कर लेंगे। 60-70%, 60 to 70% 11th का रिवीजन यहाँ पे टाइम निकाल के आप करते रहेंगे जनवरी मिड तक, ठीक है ना, जनवरी मिड तक। वैसे ही जनवरी मिड और फेब के बीच में सिर्फ बोर्ड पे आप ध्यान देंगे। ये सारा रोड मैप आपको मैंने बता दिया। जनवरी मिड से फरवरी एंड तक, मार्च के एंड तक आप पूरा 100% बोर्ड की तैयारी करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। मार्च मिड से लेकर के पूरे अप्रैल तक, मार्च मिड से लेकर के पूरे अप्रैल तक 11th रिवीजन टेस्ट सीरीज आप देंगे। ये उस इतना अगर आपने फॉलो कर लिया इस तरीके से, आप 100% मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। 100% मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो ये आपका रोड मैप है, इसको बना लो कि इसी तरीके से हमें करना है, इसी तरीके से हमें करना है। 15 डेज अभी बचा है, 15 से 20 दिन, उसमें आपको ये 5 चैप्टर कंप्लीट करना है। अच्छे से बेसिक चीजें करनी है, बहुत अंदर में क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीएचडी नहीं करना है ना। ये सारी थ्योरी, सारी चीजें आप पढ़ लो। 12th जब स्टार्ट होगा, 12th का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा नवंबर एंड और मिड ऑफ दिसंबर तक। वहां तक आपको ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बोर्ड की पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू, बोर्ड का पीवाईक्यू। देखो ड्यूरिंग चैप्टर ही नीट के पीवाईक्यू और जेई मेन के पीवाईक्यू हो जाएंगे, चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको बोर्ड का पीवाईक्यू क्लास में कराना, प्रॉपर नोट्स बनाना, डीपीपी रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 2-3 बातों का और एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि रिवीजन आफ्टर 3-4 क्लासेस शॉर्ट नोट्स का, क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करना। पूरे क्वेश्चंस कैसे कि उसका रिवीजन नहीं करना होता। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं और जो थ्योरी है, बेसिक कंसेप्ट है, उसका रिवीजन करना होता है। टेस्ट प्रिपरेशन हमेशा याद रखिएगा, जैसे संडे को टेस्ट है तो 4-5 दिन पहले से टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जैसे संडे को टेस्ट है ना, तो आप ट्यूसडे वेडनेसडे से टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जो फिजिक्स का चैप्टर आ रहा है वो पहले करिए, फिर आप केमिस्ट्री करिए, फिर आप लास्ट में सैटरडे को या फ्राइडे को बायो करिए। तो आपने ट्यूसडे को कर लिया फिजिक्स, ट्यूसडे वेडनेसडे को फिजिक्स कर लिया, थर्सडे को आपने केमिस्ट्री कर लिया, थर्सडे फ्राइडे को, और फ्राइडे मिड और सैटरडे को आपने बायो कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके। टेस्ट प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप यहां पर करते जाइएगा, ठीक है। अब आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे बहुत आसान हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल भी समझाता हूं। मैथमेटिकल कैसे समझाता हूं समझिएगा। हर चैप्टर में आपको कम से कम 200 क्वेश्चन तो मैं क्लास में करा दूंगा,
100 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा डीपीपी में कर रहेंगे और 100 क्वेश्चन बेसिक जो शॉर्ट और लॉन्ग टेस्ट दोगे वहां से करोगे, मतलब पर चैप्टर आपको 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। चैप्टर टोटल फिजिक्स में आपके हैं 14 चैप्टर, इसमें पर चैप्टर 200 क्वेश्चन करोगे तो कितना हो गया, 14 दूना 28, कितने सवाल हो गए बताओ, नहीं 200 नहीं 400, 400 14 जो का 56 और डबल जीरो, कितने क्वेश्चन होंगे सर, कुछ 5-6 हजार क्वेश्चन हो गए। यस सर 5-6 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी टोटल फिजिक्स 11th में। हाँ, और लगभग मैं 5000 ही मान लेता हूं, 5000 ही मान लेता हूं, हाँ 5000 ही मान लेता हूं, और 11th भी मैं इसमें कंसीडर कर लेता हूं, तो टोटल 10,000 आपको सवाल करने पड़ेंगे। 10,000 सवाल जिस दिन आप फिजिक्स में कर लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा साहब, और 10,000 वही आपको केमिस्ट्री में करना है, 10,000 आपको फिर से बायो में करना है। टोटल कितने हो गए, 30 के क्वेश्चन, 30 के क्वेश्चन आपको करने, 30 के क्वेश्चन सर हम कर पाएंगे, हाँ, इंक्लूडिंग नीट के पीवाईक्यू, बोर्ड के पीवाईक्यू एंड जेईई मेन के पीवाईक्यू। ये चैप्टर के दौरान ये होगा, आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन ये करेंगे हम लोग, और ड्यूरिंग चैप्टर ये कर लेंगे, ड्यूरिंग चैप्टर ये कर लेंगे। तो इतना कैसे हो पाएगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे हो पाएगा। देखो आपको डेली कितने घंटे पढ़ने हैं समझिएगा, आपको बेटा डेली पढ़ने हैं, डेली पढ़ने हैं 10 to 11 आवर एटलीस्ट। अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं तो भूल जाइए, सपना कोई और पढ़ रहा है। मैं एकदम बहुत खुले बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम्हें दुलार पुचकार करके मैं आपको मोटिवेट करता रहूं, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, रियलिटी चेक लेना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई नहीं पढ़ रहा, आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपना समय खराब कर रहे हो, उस समय कोई पढ़ नहीं रहा होगा, पढ़ रहा होगा तो वो सीट ले जाएगा ना। सर आप डरा रहे हो सच बोल रहा हूं, ये रियलिटी तुम्हें 2 साल बाद पता चलेगी ना, जब समय निकल गया होगा तो पछता के भी कुछ नहीं करोगे। तो आज पता कर लो भाई, सच आज सुनो, ताकि तुम्हारे पास समय रहेगा और पछताने के लिए कोई रीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, समझना। तो रोज तुमको और लगभग 10 घंटे पढ़ने। अब मैं आपसे बात करता हूं कि टोटल कितने समय अभी बचा हुआ है। तो समय अगर आप देखेंगे अप्रैल से शुरू करें, सुनिएगा, अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल से शुरू करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल तक आपके पास टाइम है, मतलब 13 मंथ ऑलमोस्ट, 13 मंथ ऑलमोस्ट। 13 मंथ को मैं 12 मंथ मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि 365 डेज आपके पास है, 365 डेज हैं, और आपको बोला गया 10 से 11 घंटे आपको पढ़ने हैं। बहुत बच्चे 7 से 8 घंटे पढ़ने की फिराक में थे, नहीं हो पाएगा, बहुत सारे बच्चे 10 से 11 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आपको यहां पे क्या करना है, 365 दिन मोटा मोटा आपके पास है, और 10 घंटा रोज पढ़ेंगे तो कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, एक जीरो और लगा दीजिए, 3650 घंटे आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि क्लास लेने में पर डे डीपीपी और क्वेश्चन डीपीपी करने में आपको इतना 5 घंटा लग जाता है, या डीपीपी छोड़ दीजिए, क्लास करने में टोटल रोज का 5 घंटा लग जाता है, तो 5 घंटे में आपको डीपीपी, क्वेश्चंस और नोट्स का काम करना है। हाँ सर नोट्स का काम करना है। तो 36,050 आवर में से अगर मैं आधा ही लूं, कितना लूं, आधा लूं, सर इसमें संडे भी आ जाएंगे, उस दिन भी पढ़ना है, टेस्ट भी देंगे, फिर पढ़ेंगे भी, वही टाइम है ना। उस दिन क्लास नहीं होगी तो उस दिन टेस्ट होगी, जिस दिन क्लास नहीं होगी रिवीजन होगी। फिर होली, दिवाली, दुर्गा पूजा ये सब का छुट्टी और संडे का छुट्टी तो माइनस करो नहीं हो पाएगा, कोई छुट्टी माइनस नहीं। एक साल होली दिवाली आज से 5 साल बाद भी आएंगे, क्रिकेट मैच आज से सदियों तक चलता रहेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान श्रीलंका का क्रिकेट मैच सदियों तक चलते रहेंगे, बंद नहीं होने वाले, आप ये मत समझो। आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा, आईपीएल, बीपीएल, सीपीएल सब चलता रहेगा। आपके घर में सिस्टर की शादी है तो सिस्टर की शादी होगी, तो उसके बाद सिस्टर के बच्चे होंगे, उसकी भी शादी होगी, ऐसा तो है नहीं कि शादी नहीं होगी, शादी भी चलता रहेगा, बर्थडे भी आता रहेगा, आपका बर्थडे, होली, दिवाली, ईद, छठ, दुर्गा पूजा, रमजान, ये सब कुछ सदियों तक रहेगा। एक ही चीज दोबारा नहीं हो सकता, नीट का पेपर, सर वो भी हो सकता है अगले साल ड्रॉप ले लेंगे। कितना ड्रॉप लोगे, 20-30 ड्रॉप, तो 4-5 ड्रॉप एक बार में खत्म करो और कॉलेज में जाओ यार, जीवन के मजे लो, 1 साल को नर्क बनाओ और फिर 50 साल खुशी से जियो। ये 4-5 साल के जीवन को नर्क बनाना चाहते हैं। इस साल जो गलती रह जाएगी उसको सुधारने के लिए अगले साल 1 साल और खराब करोगे, या सारी गलतियां सुधार के इसी साल 4 गुना मेहनत करके और सीधा कॉलेज में जाना चाहोगे, बताओ, सोचो, ये डिसाइड करो, तुम्हें क्या लगता है
ये नहीं सर, जीवन में फन भी रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स भी करते चलेंगे सर, फेस्टिवल भी, माइंड फ्रेश भी होना भी जरूरी है सर जी। भले ही एक साल लग भी जाए, 2 साल तो कोई बात नहीं। या तुम चाहते हो कि एक ही साल में सारी गलती को सुधार के 100% अपना फोकस करके, और इंटरटेनमेंट और फन पढ़ाई में है वो पैदा करो, होगा। ये माइंडसेट का गेम है पूरा का पूरा। ये दिमाग को बेवकूफ बनाना सीखो। जिस दिन दिमाग को बेवकूफ बनाना सीख जाओगे ना, उस दिन जंग जीत जाओगे भाई। तो इस दिमाग को बेवकूफ बनाना सीखो। अगर तुम इसको बोलो कि मुझे कॉमेडी वीडियो देखने में, मुझे यूट्यूब पे वीडियो देखने में, इंस्टा इंस्टॉल करने में मजा आता है, तो उसमें मजा आएगा। जिस दिन तुम इस दिल को बेवकूफ बनाना सीख जाओगे, दिमाग को बेवकूफ बनाना सीख जाओगे ना, यार क्वेश्चन सॉल्व करते तो बहुत थ्रिल आता है, उसमें मजा लेना किक लेना शुरू कर दो। दिमाग को बेवकूफ बनाओ, साइकोलॉजिकली अपने आप को चेंज करो। मेहनत मजा देने लगती है, सजा नहीं। वो जो दर्द है ना, वो बहुत मजा आने लगेगा। पेन इज टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट, याद रखना, ठीक है। तो आधा टाइम अगर आप यहां पे निकाल भी देते हो, आधा टाइम यहां पे निकाल भी देते हो कि चलो आधे टाइम में हमें क्लास करनी है और आधे टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो 3650 को मैं 3600 ही मान लेता हूं। अब इसमें से मैं अगर मान लेता हूं कि चलो 3600 में 3000 मान लेता हूं, चलो ये भी नहीं मानता, मैं 3000 मानता हूं, 3000 समझ लेता हूं। मैंने कर दिया भाई, 1 महीने कम कर दिए 3000 समझ लेता हूं, 2 महीने कम कर दिए 3000। तो 3000 आवर में से अगर मैं 50% क्लास के लिए और 50% मैं 1500 आवर मान लू, तो 1500 आवर पर घंटे में 20 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज ले लू। अरे बायो के तो ले सकता हूं, ऑन एन एवरेज बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मिला के ले लो, 20 क्वेश्चन ले लूं, तो बताओ कितना हो गया, 30,000 क्वेश्चन हो गए। और बात कितनी हुई थी, 30,000 क्वेश्चन की। 30,000 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो टेस्ट पेपर में तुम बैठोगे और 80% क्वेश्चन तुमको दिखाई देगा, ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। भले ही लग रहा होगा थ्योरेटिकली बहुत आसान है, इतना भी आसान नहीं, बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैंने 2 महीने ऐसे कम कर दिए भाई, 365 डेज को मैं 300 डेज ही मान लेता हूँ। चलो 300 डेज 10 घंटे रोज पर हो गए, तो 3000 घंटे हुए। 3000 में से 5000 घंटे क्लास का, और मैं 3000 में से 1500 आवर क्लास का और 1500 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1500 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब तो कम, ये तो अचीवेबल है। अरे कम कर दिए, मैं 10 महीने ही ले रहा हूं, बताओ। अब तो हो जाएगा। 30,000 क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ। 30 के क्वेश्चन करना पॉसिबल है कि नहीं। बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, मान लो कि फिजिक्स में तुम 10 ही क्वेश्चन कर पाते हो 1 घंटे में, तो बायो को तो 30 कर लोगे, एवरेज तो वहीं आ गया। केमिस्ट्री की तो 20 कर लोगे, एवरेज तो वहीं आ गया 20 क्वेश्चन। तो 30,000 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 30,000 क्वेश्चन जिस दिन कर लोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। और 30,000 में से 10,000 में अगर फिजिक्स का मानू, 10,000 में से 6,000 तो मैं क्लास में ही करा दूंगा। बाकी तुम्हें वही चीजें रिपीट होंगी। 30,000 में से मैं बताता हूं ना, जिस दिन तुम 15-20,000 को क्रॉस करके ना, चीजें रिपीट होता हुआ दिखाई दे देगा तुम्हें, ठीक है। तो लक्ष्य बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, रिसर्च कर लीजिए पहले। नॉट गोइंग टू से कि मैं जादू कर दूंगा, टोना कर दूंगा, चमत्कार कर दूंगा, नहीं, मेहनत करा दूंगा, मेहनत करना सिखा दूंगा। और मेहनत करना सीख जाओगे, अपने बलबूते पे सिलेक्शन ले जाओगे। सिलेक्शन किसी टीचर से नहीं होता, सिलेक्शन होता है सही डायरेक्शन में। अगर टीचर गाइड करते और बच्चा मेहनत कर ले तो सिलेक्शन हो जाता है। सही बात जो बता रहा हूं मैं, सही कंटेंट टीचर पढ़ा दे, सही तरीके से गाइड करते और बच्चा मेहनत कर ले। पढ़ाते तो हजारों लाखों बच्चों को, सब सेलेक्ट हो जाता है क्या? नहीं कर पाता सब मेहनत, बहुत मुश्किल होता है। देखो 10 घंटे पढ़ना टफ नहीं है, लेकिन 10 घंटे रोज पढ़ना बहुत टफ होता है 10 घंटे रोज पढ़ना बहुत टफ होता है। तो अगर आप लक्ष्य बैच में आते हैं, तो आपको मिलेगा बेस्ट टीचर, जिन्होंने लाखों सिलेक्शन अपने कैरियर में दिए हैं, जिनके बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं कि सर मेहनत कराते हो, आप सब कुछ क्लास में करा देते हो। तो ये चीज आपको मिलेगा लक्ष्य बैच में। स्टडी मटेरियल जो भी आपको मिलेगा, मैंने एक अलग तरह का स्टडी मटेरियल बनाया जो इस साल रिवील करने वाला हूं। बच्चों को मैंने पिछले साल के बच्चों को उसके पीडीएफ दे दिए हैं, लेकिन आपको बुक और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में मिलेगा। उसका नाम है मिस्टर फिजिक्स, है ना। तो उस पर काम चल रहा अभी। और आपको मॉड्यूल जो मिलते हैं वो बेस्ट होते हैं। मॉड्यूल से आप होमवर्क देते हैं हम लोग क्लास में, तो मॉड्यूल से कुछ होमवर्क देते हैं, जो क्लास में पढ़ा देते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक से मॉड्यूल से होमवर्क देते हैं, आप वहां से कर सकते हैं। टेस्ट रेगुलर होंगे, ऐसा नहीं है कि टेस्ट जो शेड्यूल्ड है वो टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट रेगुलर होगा, टेस्ट देनिएगा। जो शेड्यूल टेस्ट होते हैं, बेस्ट टीम टेस्ट बना रही है। जब स्टार्टिंग था पीडब्ल्यू का, तो मुझे याद है कि बच्चे कंप्लेन करते थे कि क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है सर, आप दूसरे जगह का टेस्ट ले लेते हैं। ऑनेस्टली बताता हूं, स्टार्टिंग डेज में। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो 250 लोगों की कंटेंट टीम है जिस पे काम करते हैं कि हर बैच में जो टेस्ट का
पेपर है वो सही तरीके से, सही जगह, सही तरीके से पेपर क्यूरेट हो, क्वेश्चन की क्वालिटी सेक्रीफाइस ना हो। तो ऑल इन वन पैकेज है ये बैच, ऑल इन वन पैकेज है। टेस्ट सीरीज आपको मिलता है, शेड्यूल टेस्ट होता है, टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, टाइम पे आपके रिजल्ट मिलेंगे, आपका यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। 12th कंप्लीट होने के बाद 11th का रिवीजन आपको कराते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी लक्ष्य बैच है तो आधा से ज्यादा रिवीजन करा दिया, थ्योरी पार्ट तो पूरा ही करा दिया, अब क्वेश्चन कराएंगे बैच में, बिल्कुल कराएंगे। कुछ बच्चे उम्मीद से भी थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी के समय में, भाई लेक्चर तो वही है, और उनके बैचेस में अभी क्लास लूंगा मैं। अभी मार्च हुआ ना, ये क्या बोला था मैंने यहाँ पे, देखिए ऐसा नहीं है। जितना कई बार क्या होता है कि ओवर प्रॉमिस लोग करते हैं, पूरा नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे ओवर प्रॉमिस करते हैं, पूरा भी करते हैं हर चीज। आपको यहाँ पर अभी देखो मिड मार्च और अप्रैल यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में होगी, 11th की भरपूर, 12th भी रिवीजन कराते हैं। अच्छा मैं लक्ष्य बैच में बताऊं, मैंने 12th भी रिवीजन कराया है, पूरा पढ़ाने के बाद 12th का रिवीजन कराया है, अगर कोई बच्चा हो तो पूछ लेना, स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर का, क्योंकि लास्ट में जो पढ़ा फिर उसी का रिवीजन क्या करोगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बैच में, अगर आप आते हो तो। लेकिन सोच के आना, गाली भी खाओगे, डांट भी सुनोगे, समझा भी दूंगा डांटने के बाद, लेकिन ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आदत लग जाएगी यार, आदत लग जाएगी, मेहनत करने की आदत लग जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।